सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कंपनी के अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो अभी जो प्रेजेंट वीडियो है तो इसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अब आप क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल पे आ चुके हैं। तो अभी आपके पास एक लोन की फाइल प्रपोज हो रही है जो आपके पास आना चाहती है। लोन के लिए अप्लाई किया है किसी क्लाइंट ने, तो आप उससे कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बैंक स्पेसिफिक है कि हर एक बैंक के अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। बट जो मैंने लिस्ट नीचे प्रिस्क्राइब की है तो ये एक जनरल लिस्ट है, तो ये नॉर्मली आपको 99% केसेस में यही लिस्ट ही मिलेगी हर एक लोन के एप्लीकेशन में। तो मैं इन लिस्ट को मैंने अलग अलग तरह से बाइफरकेट किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आते हैं। तो देखिए, इनके बारे में तो मैं डिटेल में डिस्कस बाद में करूंगा ही करूंगा जब मैं पूरी अंडरराइटिंग प्रोफाइल को समझाऊंगा कि हर एक डॉक्यूमेंट को हमने क्या क्या चेक करना है, किस डॉक्यूमेंट में और कैसे कैसे चेक करना है। तो अभी तो जस्ट आप आइडिया लगा लीजिए कि आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं फाइल के अंदर। सबसे पहले तो देखिए, क्लाइंट आपके पास लोन के लिए अप्लाई कर रहा है आपके बैंक के पास, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा एक बैंक के पास होता है कि जिसमें क्लाइंट अप्लाई करता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म में क्लाइंट की फोटोग्राफ लगती है, क्लाइंट के साइन होते हैं। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस फिल होता है जो उसका केवाईसी के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको चेक करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म उसका लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ फाइल में, और वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, उसमें फोटोग्राफ्स लगी होनी चाहिए। तो वो आपको चेक करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म है कि नहीं है हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले क्लाइंट लोन के लिए अप्लाई कर रहा है अपने पास। देन जब एप्लीकेशन फॉर्म अगर लगा हुआ है तो देन उसके बाद क्लाइंट्स के केवाईसीज आ जाते हैं। केवाईसीज आप जानते हैं, नो योर कस्टमर्स गाइडलाइंस। तो केवाईसीज बेसिकली उसके प्रूफ्स हैं कस्टमर की आइडेंटिटी के, उसके एड्रेस के। तो देखिए, कोई भी फॉर्म, जैसे हम तो वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें लिमिट्स वगैरह आती हैं जो नॉर्मली के जो हर बार नॉन इंडिविजुअल्स जो फर्म्स होती हैं वही बोरो करती हैं। तो जो फर्म्स हैं, तो उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमको लेने हैं। तो फर्म्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या आता है, एंटिटी प्रूफ आता है और उनका एक एड्रेस प्रूफ होता है। एंटिटी प्रूफ मींस के अपना कि कंपनी या फर्म की एग्जिस्टेंस को बताता है कि ये फर्म का जो नाम है, जैसे एबीसी कॉरपोरेशन है या एबीसी एंड कंपनी है। तो एबीसी एंड कंपनी का नाम किसी जगह पे, किसी गवर्नमेंट की साइट पे या किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी ऑफिशियल प्रूफ पे, डॉक्यूमेंट पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो एक एंटिटी की एग्जिस्टेंस बताता है कि हाँ, ये एंटिटी इस नाम की एबीसी एंड कंपनी की एग्जिस्ट कर रही है। तो साथ में उसका एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ भाई, ये एंटिटी इस एड्रेस पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये दो प्रूफ आपके पास होने चाहिए। तो नॉर्मली जो हमारा ये प्रूफ है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो उसमें ये दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। जीएसटी सर्टिफिकेट में ये दोनों चीजें आ जाती हैं अपने पास, तो उससे मिल सकती है। प्लस आपको अगर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का केस है तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, आईईसी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो उसके उद्योग आधार में, उद्यम रजिस्ट्रेशन में भी ऐसी डिटेल्स होती हैं, तो उसको भी एज पर बैंक गाइडलाइंस आपके केवाईसी इसके में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इसके अलावा, जैसे ये तो हो गए नॉन इंडिविजुअल्स। तो नॉन इंडिविजुअल्स के जो केवाईसीज हैं एंटिटी और एड्रेस का, उसमें जो एंटिटी का नाम आ रहा है, उसके नाम और उसके एड्रेस को आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ टैली कर सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलत तो नहीं भरा हुआ क्लाइंट ने। तो उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो यानी प्रमोटर्स हैं कंपनी के या जो गारंटर्स हैं, तो उनके भी आपको केवाईसी जो लेने होते हैं। उसमें बेसिकली आपको चेक करना है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। डेट ऑफ बर्थ उसकी देखनी जरूरी होती है। तो वो आपके पैन कार्ड में भी आ जाती है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में भी आ जाती है, तो आधार कार्ड में भी आ जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप वहां से टैली कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को बताए। ये उसके पासपोर्ट से भी आइडेंटिटी प्रूफ आ जाता है, उसके पैन कार्ड से भी आइडेंटिटी प्रूफ आ जाता है, उसके आधार कार्ड से भी आइडेंटिटी प्रूफ बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस से भी बन जाता है। तो सिमिलरली एड्रेस प्रूफ भी इन सभी चीजों से बन जाता है। तो आपको इस चीज को देख के ये लगेगा कि हाँ, अगर पासपोर्ट फॉर एग्जांपल सारी चीजें फुलफिल कर रहा है तो क्यों नहीं हम सिर्फ पासपोर्ट को ही एज अ डॉक्यूमेंट ले लेते। बट आप ये देखिए ध्यान में कि जो बैंक्स हैं, तो वो आपको फंडिंग कर रहे हैं, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। और कुछ एक्सेप्शन हो सकती है कि कोई 70-75 साल का पर्सन है तो उसने पैन कार्ड, या गारंटर कैपेसिटी में आ रहा है, वो बोरोवर नहीं है या प्रमोटर नहीं है, तो उसने पैन कार्ड नहीं बनवाया हुआ, पुराने जमाने के लोग हैं, तो आधार कार्ड तो मैंडेटरली होना ही चाहिए।
तो ये बेसिकली ये दो डॉक्यूमेंट्स तो आपके हर बार मांगते हैं कि ये दो डॉक्यूमेंट आप लगा दिए, तो इससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो जो ये केवाईसी डॉक्यूमेंट है उनमें क्लाइंट सेल्फ अटेस्टेशन करता है, ये तो आपको पता ही है कि जनरली आप भी ये सब चीजें तो देखते ही होंगे अपने सिनेरियो में। अब ओएसवी क्या होती है? ओएसवी बेसिकली है ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड। ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड, ये बेसिकली जो अपनी बिजनेस टीम है, जो मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, तो वो अपने सिग्नेचर ओएसवी लिख के, ओएसवी डन बाय मिस्टर बी, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी रिलेशनशिप मैनेजर है, तो ओएसवी डन बाय मिस्टर बी वो नीचे अपने ऐसे करके साइन कर देता है केवाईसी के ऊपर। तो ये क्या चीज प्रूव करती है? ये प्रूव करती है कि उसने जो हमारे पास तो जो केवाईसी की फोटोकॉपी आई है, तो ये प्रूव करती है कि उसने उसका ओरिजिनल अपने वहां पे देख लिया है डॉक्यूमेंट उठाने के टाइम, तो ओरिजिनल देख के उसने कॉपी उठाई है। तो इससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कल को क्लाइंट कोई फेक केवाईसी अपने पास सबमिट नहीं कर रहा। ये तो केवाईसी रिलेटेड प्रूफ हो गए। अब कुछ एंटिटीज के साथ स्पेसिफिक रिलेटेड हम चीजें लेते हैं, जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी पार्टनरशिप डीड को हम डॉक्यूमेंट करेंगे अपने पास। अगर कंपनीज का केस है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम डॉक्यूमेंट करेंगे। कंपनीज के केस में ही उसकी लेटेस्ट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उनकी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग लिस्ट भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे अलॉन्ग विद परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, क्योंकि शेयर होल्डिंग चेंज होती रहती है तो हमको एज ऑन डेट की लिस्ट चाहिए। तो ये चीज उनके हम डॉक्यूमेंट करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रस्ट का, कोई सोसाइटी का केस आया आपके पास, तो ट्रस्ट सोसाइटी के केस में उनका मेमोरेंडम बनता है, बायलॉज बनते हैं, तो वो सिर्फ चीजें आप उसकी एंटिटी के हिसाब से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इसके बाद जब आपके पास किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे आपको बताया ही है कि मैंने कि फर्म तो बोरोर होती है जो नॉन इंडिविजुअल है, बेसिकली जो फर्म है जैसे एबीसी एंड कंपनी, तो उसके जो प्रमोटर्स हैं या गारंटर्स हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। तो उन सब की कुछ ना कुछ लायबिलिटीज चल रही होती हैं, ऑब्लिगेशंस चल रही होती हैं। ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि उनके मार्केट में किसी और बैंक्स को कुछ देनदारियां हो सकती हैं, कुछ लोन्स उनके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई उनका ऑटो लोन चलता हो सकता है, या हाउसिंग लोन हो सकते हैं, या कोई और प्रॉपर्टी लोन हो सकते हैं, या हो सकता है किसी और बैंक के साथ उनकी लिमिट भी चल रही हो, या कोई अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन चल रहा हो। तो जो भी उनके लोन्स चल रहे हैं या जो भी उनकी लाइबिलिटीज चल रही हैं, तो उनके आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट करने हैं। उनकी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट करनी है लास्ट 6 मंथ्स की या 12 मंथ्स की, जैसे भी आपकी बैंक की पॉलिसी है, ऑल बोरोवर्स एंड गारंटर्स की। तो इस डॉक्यूमेंट चीज को डॉक्यूमेंट करके आप देखेंगे कि उस स्टेटमेंट में कि वो पर्सन अपनी लाइबिलिटी को टाइम पे रीपे कर रहा है कि नहीं कर रहा, या और भी मल्टीपल चीजें होती हैं, वो जो मैं आपको डिटेल में आगे चल के डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चेक करना है हमें उसके अंदर। साथ में जो लोन्स उनके चल रहे हैं, तो उन लोन्स की सैंक्शन लेटर, अगर प्रेफरेबली तो ये हम जो प्रॉपर्टी वाले लोन्स होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी दी होती है, तो प्रेफरेबली तो हम उन्हीं, अगर आपके पास बाकी लोन्स की तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होगी आ गई है तो ठीक है। जो प्रॉपर्टी वाले लोन्स हैं तो उसके अंदर हम सैंक्शन लेटर भी डॉक्यूमेंट करते हैं, तो उसके अंदर हमको आइडिया भी लग जाता है कि क्लाइंट ने कौन सी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली वहां पे दी हुई है मॉर्गेज करने के लिए, तो कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होएगा कि हमको कोई और प्रॉपर्टी दे रहा हो, वहां पे कोई और प्रॉपर्टी दी हो। तो वहां पे जो सैंक्शन लेटर होती है, जो उसके से हमको ये डिटेल पता लग जाती है, प्लस हमको वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है बैंक की डिटेल वाली, वो भी इससे पता लग जाती हैं। तो ये तो उसकी ऑब्लिगेशंस के साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो ये हम उसके साथ डॉक्यूमेंट करेंगे। तो अब ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो बेसिकली उसके इनकम डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अब इनकम डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि क्लाइंट की जो फाइनेंशियल्स हैं, जैसे फर्म है एबीसी एंड कंपनी, तो अगर वो ऑडिट करवाती है तो उसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। अगर वो कंपनी का केस है तो उसकी कारो रिपोर्ट है, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट है। तो ये नॉर्मली हर एक बैंक में 3 सालों की ही ली जाती है। तो ये ध्यान में रखना कि इनके सारे एनेक्जर्स आपके पास विद एनेक्जर्स प्रेजेंट हो पूरी प्रॉपर। तो ये हम डॉक्यूमेंट करेंगे उनके साथ। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये भी 3 साल के लिए, तो ये भी 3 साल के डॉक्यूमेंट करेंगे विद ऑल एनेक्जर्स। तो ये ध्यान रखना कि बैलेंस शीट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एनेक्जर्स लगे हों, डेटर लिस्ट, क्रेडिटर लिस्ट या अदर्स एडवांसेस कुछ भी लिस्ट हो, तो वो एनेक्जर्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। ये हम लेंगे उनके साथ। उनकी जीएसटी रिटर्न्स लेंगे इस साल की, जैसे अभी 2020-21 चल रहा है, तो अभी अप्रैल से लेकर सितंबर तक की, या जब तक की उसकी जीएसटी फाइल्ड है, तब तक की उसकी मंथ वाइज जीएसटी रिटर्न्स लेंगे हम, या क्वार्टर वाइज, जैसे भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर अनऑडिटेड है, उसका भी उसने ऑडिट नहीं करवाया, तो हमारे पास फाइनेंशियल्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके लास्ट ईयर्स की भी हम जीएसटी ले लेंगे, ताकि उसके टर्नओवर को हम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से वेट करवाएं कि उसने कितनी टर्नओवर अचीव की है या सेल्स अचीव की है लास्ट ईयर। तो ये चीज बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न्स, हम ये डॉक्यूमेंट करेंगे।
क्योंकि ये तीनों सालों के हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनमें सारी इनकम्स उनकी शो हो रही होती हैं, तो वो इनकम सारी बाय वे ऑफ आईटीआर उसने फाइल करी होती हैं। तो सारे जो नॉन इंडिविजुअल या इंडिविजुअल बोरोअर्स हैं, उनकी लास्ट 3 ईयर्स की हम आईटीआर अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हम अपने पास डॉक्यूमेंट करेंगे। ये उनके इनकम प्रूफ है मेजरली। तो इसमें जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आती है या बैलेंस शीट आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीए की स्टैंप है, वो साइन है, वो क्लियरली विजिबल हो, ताकि आपको ये भी पता लगे कि हाँ भी कौन से सीए ने साइन करे हैं, क्या मेंबरशिप नंबर है उसका या उसकी फर्म का क्या नंबर है। तो उसकी स्टैंप साइन विजिबल होने चाहिए। यूडीआई नंबर सीए के ऊपर मेंशन होना चाहिए। तो आपको ध्यान में है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसने मैंडेट किया हुआ है कि जो भी सीए कुछ भी अगर सर्टिफाई करता है, तो उस सर्टिफिकेशन के ऊपर वो एक यूनिक नंबर यूडीआई नंबर जनरेट करेगा और उसके ऊपर अपने मेंशन करेगा। तो ये यूडीआई नंबर वो उसके ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो उसने सर्टिफाई किए हैं उसके ऊपर मेंशन होना जरूरी है। तो जो ये यूडीआई नंबर है, ये हम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ भी जिस बंदे ने ये इशू की है स्टेटमेंट या जो रिपोर्ट उसने इशू की है, ये उसी बंदे का ही यूडीआई नंबर है कि नहीं है। तो ये भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे वेरीफाई करना है। तो मैं आपको एक वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा यूडीआई नंबर कमिंग वीडियोस में। तो इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं? इसके अलावा हमारे पास उसके लास्ट 12 मंथ्स की बैंकिंग रहती है। लास्ट 12 मंथ्स की बैंकिंग उसके मेन अकाउंट्स की हमने ले लेनी होती है, जिसमें उसे मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस करी होती हैं। अगर एक से ज्यादा बैंक में उसे ट्रांजेक्शन की है, मान लो किसी बैंक में 30% ट्रांजेक्शन है, किसी में 35% है, तो सारे बैंक की स्टेटमेंट लेंगे ताकि हमारे पास मिनिमम 90% या 80% प्लस या 90% ट्रांजेक्शन उसके बिजनेस की कवर हो जाए बैंकिंग में। अब वो बैंक स्टेटमेंट लेके उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, वो भी अपना आगे का अंडरराइटिंग का पार्ट है। तो जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास आनी चाहिए, तो वो सेल्फ टेस्टेशन तो चलो होती है उसमें। तो उसमें बैंक का नाम आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्लाइंट का नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, अकाउंट नंबर क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बैंकिंग किस टाइम से लेके किस टाइम तक की है ये भी आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसकी एंट्रीज, उसमें डेट्स क्या आ रही हैं, उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस क्या आ रहे हैं डे वाइज, वो आपको क्लियरली विजिबल होने चाहिए। अनलेस वो अगर ये विजिबल नहीं है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट आप वैलिड नहीं है, तो आप क्लाइंट से उसको फिर दोबारा से मंगवाइए अगर ये विजिबल नहीं है तो। इसके अलावा आप उससे प्रॉपर्टी पेपर्स की कॉपीज मंगवा सकते हैं। जो प्रॉपर्टी हमको वो ऑफर कर रहा है, उसकी हम कॉपी मंगवाएंगे कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हमको दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कितने एरिया की है, कौन इसका प्रॉपर्टी ओनर है। तो ये चीज हम उससे मंगवाएंगे। प्लस हम उससे अगर सीसी लिमिट अगर हमारे पास अप्लाई कर रहा है, तो ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सीसी लिमिट क्या है क्या नहीं। तो वो जो अपने बैंक को, जो अपने एग्जिस्टिंग बैंक को, जो वो स्टॉक स्टेटमेंट्स सबमिट कर रहा है, स्टॉक स्टेटमेंट्स सबमिट कर रहा है, तो हम वो लास्ट 6 मंथ्स की स्टॉक स्टेटमेंट्स मंगवा सकते हैं क्लाइंट से। प्लस उससे उसकी नेटवर्थ की डिटेल्स मांग सकते हैं कि नेटवर्थ की डिटेल्स हमें बना के दो कि आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आपकी क्या क्या वर्थ है। प्लस उससे हम उसके टॉप 5 बायर्स, टॉप 5 सेलर्स, उसका ही डिटेल मंगवा सकते हैं कि एक लिस्ट बना के दो। ये अदर डॉक्यूमेंट है। उससे उसकी ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल का 1 पेजर मंगवा सकते हैं कि एक पेज पे अपनी प्रोफाइल को लिख के दो। प्लस एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स को ऊपर एनालिसिस कर लेंगे, जब अपनी क्रेडिट अंडरराइटिंग सारी कंप्लीट कर लेंगे, अगर हमको लगता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट भी क्लाइंट से मांगने वाला है, तो अपनी अंडरराइटिंग की क्वेरी के हिसाब से, तो हम वो उससे वो डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली डिमांड करेंगे। तो पर हमारी जो अंडरराइटिंग की पिच है, वो पिच इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बन जाएगी। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास एक पिक्चर बन जाएगी केस के कि ये केस किस डायरेक्शन में जा रहा है, केस डुएबल है भी या नहीं। तो जनरली यही लिस्ट हम फॉलो करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के अंदर। बाकी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट को कैसे चेक करना है, या इवन केवाईसी को रिलेटेड भी क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो ये चीज मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताता रहूंगा साथ साथ में। तो क्योंकि ये आपका क्रिटिकल क्रेडिट का पार्ट है, तो इस यही मेरा मोटिव आपको बताना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट को असेसमेंट करनी है और कैसे केस की एक पिक्चर फाइनलाइज करनी है। तो वो सब हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे।